Hello students, welcome in my YouTube channel that is Chemistry Blog. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है जिसका हम लोगों ने 3 पार्ट्स देख लिया है। आज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का 4th पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कंपाउंड रेडिकल। तो व्हाट इज कंपाउंड रेडिकल्स? तो एक्चुअली होता क्या है कंपाउंड रेडिकल्स, ये क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यही जो ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड रेडिकल। और ये कैसा बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक सिंगल एटम। ये सिंगल एटम की तरह बिहेव करता है। उसके साथ साथ इसकी एक वैलेंसी होती है। ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट तो है, डिफरेंट एलिमेंट का ग्रुप है, लेकिन इसका एक वैलेंसी होता है, हैव इट्स वैलेंसी। इसका मतलब ये बिल्कुल एलिमेंट के एटम की तरह ही कार्य करता है, लेकिन अंतर क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसी को बोलते हैं हम कंपाउंड रेडिकल। तो कंपाउंड रेडिकल वैसे सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता। ये जब भी एग्जिस्ट करेगा किसी न किसी कंपाउंड में पाया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि इसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी है तो इसका मतलब कुछ मोनोवैलेंट होंगे कंपाउंड रेडिकल, कुछ डाईवैलेंट होंगे और कुछ कैसे होंगे? ट्राईवैलेंट। तो मोनोवैलेंट मीन्स होता है जिसकी वैलेंसी 1 हो। तो इस तरह के रेडिकल जैसे आपका हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी आपका एक मोनोवैलेंट है। इसका सिंबल होता है OH। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल के साथ साथ एक और होता है नाइट्रेट ग्रुप, NO3। इसी तरह से एक अमोनिया होता है, अमोनियम ग्रुप, AMMONIUM, अमोनियम। NH4, इसका NH4। तो ये आप देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के OH ग्रुप बना जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। नाइट्रोजन और 3 आइटम ऑफ ऑक्सीजन ये कंबाइन करके एक मोनोवैलेंट रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड रेडिकल। इसी तरह नाइट्रोजन और 4 आइटम ऑफ हाइड्रोजन ये कंबाइन करके एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जो बिहेव करते हैं जस्ट लाइक अ सिंगल एटम। मीन्स इन सब की वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी होगी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। इसीलिए ये सब कैसे कंपाउंड रेडिकल है? मोनोवैलेंट कंपाउंड रेडिकल। डाईवैलेंट में जैसे आपका है कार्बोनेट CO3। इसी तरह से आपका सल्फेट SULPHATE, सल्फेट, SO4। तो इन सब की वैलेंसी कितनी है? 2 है। इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 2, इसलिए इनको डाईवैलेंट बोलते हैं। इसी तरह से ट्राईवैलेंट है आपका, एग्जाम्पल उसका है फॉस्फेट PO4। इसकी वैलेंसी है 3, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट। तो ये सारे जो कंपाउंड रेडिकल्स हैं ये किसी न किसी कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम OH ग्रुप ले ले तो ये अगर सोडियम से अगर OH ग्रुप कंबाइन करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा? बिल्कुल वही रूल अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने अभी एलिमेंट से 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जो फार्मूला बनता है उस फार्मूले के लिए जो रूल हम यूज करते हैं वही यहाँ भी यूज करेंगे। दोनों की वैलेंसी दोनों के नीचे लिखेंगे और वैलेंसी को क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। इसका मतलब इसका फार्मूला हो जाएगा आपका NaOH।
और इसका नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। आई थिंक इट इज क्लियर, यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा कंपाउंड और ले लेते हैं। यहाँ दिख रहा है ये नीचे, चलिए यहाँ ऊपर यहीं लिख देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ले लें पोटेशियम के और NO3 लेते हैं, नाइट्रेट का ले लेते हैं NO3, दोनों की वैलेंसी 1 है, दोनों की वैलेंसी 1 है, दोनों मोनोवेलेंट है। इनका अगर हम वैलेंसी को ट्रांसपोज करें तो क्या बन जाएगा, KNO3। क्या बन गया, KNO3। इसका नाम हो जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसी तरह से कोई भी कंपाउंड हो, अगर फार्मूला मालूम हो तो हम नाम लिख सकते हैं, और किस किस एलिमेंट का कंपाउंड है, अगर एलिमेंट दिया हो या कंपाउंड रेडिकल दिया हो तो उसकी वैलेंसी हमको मालूम हो तो उस वैलेंसी को हम ट्रांसपोज करके उस कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। तो अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे दे रहा हूँ यहीं से कि आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। सोडियम से Na, सोडियम लेना है, कॉपर लेना है, और सोडियम, कॉपर और हाइड्रोजन, इससे और कंपाउंड रेडिकल आप जितने दिए गए हैं, मीन्स OH, NO3, NH4, CO3, SO4, PO4, ये सारे कंपाउंड रेडिकल हैं। तो इन कंपाउंड रेडिकल को लेकर के आपको सबका फार्मूला बनाना है। यहाँ हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं, हाइड्रोजन के स्थान पर हम आपको दे दे रहे हैं पोटेशियम। सोडियम, कॉपर, पोटेशियम, इन तीनों को लेकर के यहाँ से आपको एक बार OH लेना है, इन सब के साथ OH लगा करके फार्मूला बनाना है, फिर NO3 सबके साथ, फिर इसी तरह से NH4 छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं लेना है, इसको न लेकर के आप कार्बोनेट ले लीजिए, सल्फेट ले लीजिए, फास्फेट ले लीजिए, इन सबको लेकर के इसके साथ कंबाइन करेगा। अगर कंपाउंड रेडिकल इन सब एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा ये आपको लिखना है, लिख करके आप हमको भेजेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि आपका है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जैसे कोई एलिमेंट है, एलिमेंट को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट को किसके रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से। इसी तरह से किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फार्मूला से। फार्मूला से, तो जैसे एलिमेंट को सिंबल से और कंपाउंड को फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से कोई केमिकल चेंज अगर है, कोई केमिकल चेंज है तो उसे इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन से मीन्स अ केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्योंकि जो चेंज है कैसा है, केमिकल चेंज है, तो इसको बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए एक केमिकल चेंज है, और वो केमिकल चेंज ये है कि कार्बन burns insufficient amount of oxygen, insufficient amount of oxygen and form कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। ये केमिकल चेंज कैसा है कि कार्बन जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है।
ये आपका एक केमिकल चेंज है, ये क्या है आपका केमिकल चेंज। अब इसी को हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द केमिकल इक्वेशन, यही आपका क्या है केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो गया केमिकल इक्वेशन। यही केमिकल चेंज अगर हम इसी सेंटेंस में ये कह दें कि कार्बन बर्न्स इन इनसफिशिएंट, अगर यहीं पे क्या आ जाए वर्ड इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड न बन करके क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो इसके सेकंड के लिए हो जाएगा C+O2 इज इक्वल टू CO। तो ये है आपका फार्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड का है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन, क्योंकि जो केमिकल चेंज हो रहा है उसी को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब एक चीज इसमें नोट करने वाली चीज है कि एक रूल है, रूल ये है, ये आपको याद रखना होगा, एक रूल है, रूल ये है केमिकल इक्वेशन के लिए या केमिकल चेंज के लिए कि किसी भी केमिकल चेंज में नो एटम्स आर लॉस्ट आर गेन इन अ केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल चेंज में एटम न तो लॉस्ट होता है न गेन होता है, न तो एटम डिस्ट्रॉय होगा और न ही एटम को बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन में एटम, नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो सबस्टेंस रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो सबस्टेंस, नया सबस्टेंस बनता है जिसका फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसका मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया आपका प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये रिएक्टेंट मीन्स ऐसे सबस्टेंस जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हो, और जो नई चीज बनती है जिसका प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब आपका देखिए कार्बन, यहाँ इस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन क्या है रिएक्टेंट है, यहाँ भी आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन क्या है रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में क्या बना, पहले वाले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वाले में प्रोडक्ट क्या है आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये आपका रिएक्टेंट और ये दोनों क्या है रिएक्टेंट है। तो अब इस रूल के अनुसार क्या होना चाहिए, नो एटम्स आर लॉस्ट, LOST, लॉस्ट आर गेन इन ए केमिकल चेंज। मीन्स किसी भी केमिकल चेंज में एटम न तो लॉस्ट होगा न तो गेन होगा। इसका मतलब जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसमें जो एटम्स हैं, हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट के जो एटम है उनका नंबर क्या होना चाहिए, दोनों साइड सेम होना चाहिए। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट must be सेम, या नंबर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी सेम इन रिएक्टेंट as well as in प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम चेक करते हैं इन दोनों रिएक्शंस में क्या कंडीशन है। इन दोनों रिएक्शंस में अगर हम देखें कंडीशन कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम क्या इक्वल है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए इसमें कार्बन, रिएक्टेंट में 1 कार्बन एटम, प्रोडक्ट में भी 1 कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट, 2 ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये रिएक्शन इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नंबर ऑफ ईच एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
बोथ इज सेम। सेकंड में देखिए, यहाँ कार्बन के 1 एटम, यहाँ पर भी कार्बन के 1 एटम, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम और यहाँ ऑक्सीजन के 1 एटम। इसका मतलब ये रिएक्शन इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस कार्बन के साथ 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया, और यहां पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड के पहले भी एक डिजिट 2 लिख दिया। अब आप देखिए, यहां कार्बन 2 एटम, 2 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या है, ये रिएक्शन इस रूल को फॉलो करता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को अब हम बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो ये जो रूल है, ये रूल उस पर अप्लाई नहीं होगा। अगर ये रूल कोई भी केमिकल इक्वेशन फॉलो नहीं करता है तो वो केमिकल इक्वेशन गलत हो जाएगा, वो केमिकल इक्वेशन गलत होगा। तो हमको ये चेक करना है कि जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो हम कोई डिजिट, कहीं पर भी कोई डिजिट लिख करके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन लिखते समय क्या है, जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, और जब भी डिजिट चेंज करेंगे तो बॉक्स के बाहर, बॉक्स के बाहर, और बॉक्स के बाहर भी वो भी उसके बिगिनिंग में, इसके बाद नहीं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ भी अगर कुछ लिखना है तो यहाँ पे नहीं। इसी तरह जैसे CO के सामने हमने 2 लिखा तो ये बॉक्स में इसको बंद करो और इसको यहाँ बाहर लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसकी कंडीशंस भी लिख देते हैं। जैसे इसी में हम दिखा देते हैं आपको कि यहाँ इसकी कंडीशन लिख देते हैं, C+O2 = CO2। अब इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक कंडीशन लिख देंगे, हीट। हीट मीन्स अगर कार्बन और ऑक्सीजन को दोनों को एक साथ हीट किया जाए मिक्स करके तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। या इसको आप कह सकते हैं बर्न, ऑन बर्निंग, बर्निंग लिख सकते हैं। तो जो एरो है, एरो को ऊपर या नीचे केमिकल इक्वेशन या केमिकल चेंज की जो कंडीशन है उसको लिख करके हम इसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव मीन्स ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है ओनली बाय ऑब्जर्विंग द केमिकल इक्वेशन। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, टुडे we will continue in next video with new chapter that will be second chapter of the science. So thanks for watching.